पिछले सेक्शन के एंड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर पहुंचे थे। कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब कोई पाथ अपने स्टार्ट पॉइंट पर वापस घूमकर एक क्लोज्ड सर्किट बनाता है तो क्या होता है? अगर कोई एनालिटिक फंक्शन किन्हीं भी दो पॉइंट्स z a और z b के बीच पाथ इंडिपेंडेंस की गारंटी देता है, तो पाथ 1 के अलोंग z a से z b तक जाना और पाथ 2 के अलोंग z b से z a तक वापस आना हमें जीरो की नेट टोटल वैल्यू के साथ सीधे वहीं वापस ले आएगा जहां से हमने स्टार्ट किया था। यह सिंगल ऑब्जर्वेशन हमें उस ओर ले जाती है जिसे कई मैथमेटिशियंस कॉम्प्लेक्स फंक्शन थ्योरी का क्राउन ज्वेल मानते हैं, कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम, जिसे कभी कभी कॉशी-गुरसा थ्योरम भी कहा जाता है। इस सेक्शन में हम इस थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप अनपैक करेंगे। हम सिंपली कनेक्टेड रीजन के ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। वेक्टर कैलकुलस के फैमिलियर टूल्स का यूज करके यह डिराइव करेंगे कि यह थ्योरम क्यों काम करती है। यह एग्जामिन करेंगे कि सिंगुलर पॉइंट्स होने पर यह कहाँ फेल होती है, और कुछ ही सेकंड्स में गेट एग्जाम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका यूज कैसे करें इसमें मास्टर बनेंगे। सेक्शन ब्रेक। द बिग आइडिया, कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। आइए इसके हर एक पीस ऑफ मशीनरी को ब्रेक डाउन करने से पहले इस थ्योरम को प्लेन मैथमेटिकल इंग्लिश में साफ तौर पर स्टेट करते हैं। कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। अगर कोई फंक्शन f ऑफ z सिंपली कनेक्टेड रीजन d के अंदर लोकेटेड एक सिंपल क्लोज्ड कंटूर c पर और उसके अंदर एनालिटिक है, तो क्लोज्ड लूप c के अलोंग f ऑफ z का लाइन इंटीग्रल आइडेंटिकली जीरो होता है, यानी c पर f ऑफ z dz का क्लोज्ड इंटीग्रल 0 के इक्वल होता है। इंटीग्रल सिंबल पर ड्रा किए गए सर्किल पर ध्यान दें। क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर c। इंजीनियरिंग और फिजिक्स में ये नोटेशन ये सिग्निफाई करने के लिए स्टैंडर्ड है कि इंटीग्रेशन c का पाथ एक क्लोज्ड लूप है, यानी ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में बिल्कुल उसी पॉइंट पर स्टार्ट और एंड होता है जब तक कि अदरवाइज स्पेसिफाई न किया गया हो। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल्स को हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवर्स किया जाता है। इमेजिनरी एक्सिस y और रियल एक्सिस x का डायग्राम, जो f ऑफ z को एनक्लोज करने वाले एनालिटिक कंटूर c के साथ एक सिंपली कनेक्टेड रीजन d शो करता है। रिजल्ट c पर f ऑफ z dz का क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रल इक्वल टू 0 है। 3 की कंडीशंस को डिकोड करना। कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपकी प्रॉब्लम को 3 स्पष्ट कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होंगी। एनालिटिसिटी। f ऑफ z को बाउंड्री कंटूर c के अंदर और उस पर हर सिंगल पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल होना चाहिए। सिंपल क्लोज्ड कंटूर बाउंड्री पाथ c को वहीं खत्म होना चाहिए जहां से यह शुरू हुआ था, बिना किसी फिगर 8 की तरह खुद को क्रॉस किए। सिंपली कनेक्टेड रीजन कंटूर को एनक्लोज करने वाला डोमेन किसी भी मैथमेटिकल होल्स या ऐसे पॉइंट्स से फ्री होना चाहिए जहां f ऑफ z ब्लो अप होता है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो इंटीग्रल के 0 होने की कोई गारंटी नहीं है। सेक्शन ब्रेक। सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या है? टोपोलॉजी इंट्यूशन। सिंपली कनेक्टेड रीजन फ्रेज एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल जार्गन की तरह लगता है, लेकिन इसके पीछे का जियोमेट्रिक आइडिया बेहद सिंपल और इंट्यूटिव है। द लेसो एनालॉजी। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक फिजिकल सरफेस पर फ्लैट रखा हुआ एक फ्लेक्सिबल लेसो यानी धागे का एक क्लोज्ड लूप है। सिंपली कनेक्टेड रीजन, नो होल्स। रबर की एक सॉलिड सर्कुलर शीट या एक स्मूथ फ्लैट टेबल टॉप के बारे में सोचिए। अगर आप अपना लेसो इस सरफेस पर कहीं भी फेंकते हैं तो आप लूप को धीरे धीरे तब तक छोटा और छोटा कर सकते हैं जब तक कि यह सरफेस को छोड़े बिना या किसी ऑब्स्टेकल से टकराए बिना एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक पॉइंट में सिकुड़ न जाए। मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन विद होल्स। अब एक ऐसी शीट इमेजिन कीजिए जिसके सेंटर से एक होल कटा हुआ हो, जैसे कोई डोनट या एनुलस। अगर आपका लेसो सेंट्रल होल के चारों ओर लूप बना लेता है तो आप होल को काटे बिना लूप को एक सिंगल पॉइंट तक छोटा नहीं कर सकते। सिंपली कनेक्टेड रीजन, कोई इंटरनल होल्स नहीं। एक लूप या लेसो श्रिंक हो जाता है, आप लूप को एक पॉइंट तक श्रिंक कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन, इसमें एक होल होता है, एक लूप या लेसो अटक जाता है, आप लूप को होल के पार श्रिंक नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन के लिए टोपोलॉजी क्यों मैटर करती है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी रीजन में एक होल आमतौर पर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जहां f ऑफ z एनालिटिक होने में फेल हो जाता है, यानी एक सिंगुलैरिटी, जैसे कि वह पॉइंट जहां किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। अगर किसी रीजन में कोई होल्स नहीं है, यानी सिंपली कनेक्टेड, तो उसके अंदर का कोई भी क्लोज्ड लूप सिर्फ वेल बिहेव्ड एनालिटिक बिहेवियर को ही एनक्लोज करता है। इन कंडीशंस में लूप की अपोजिट साइड्स से मिलने वाले डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशंस पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिससे टोटल इंटीग्रल 0 मिलता है। अगर लूप के अंदर किसी रीजन में कोई होल है, यानी मल्टीपली कनेक्टेड, तो लूप सिंगुलैरिटी पर अटक जाता है, जिससे सिमेट्री ब्रेक हो जाती है और इंटीग्रल की वैल्यू नॉन जीरो आती है।
Section break 3. The mathematical magic under the hood. Proof via Green's theorem. एनालिटिसिटी किसी क्लोज्ड लूप इंटीग्रल को 0 के बराबर होने पर मजबूर क्यों करती है? हम इसे दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके रिग्रेसली प्रूव कर सकते हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं, वेक्टर कैलकुलस से ग्रीन्स थ्योरम और चैप्टर 4 से कॉशी रीमैन इक्वेशंस। स्टेप 1. एक्सपैंड द कॉम्प्लेक्स लूप इंटीग्रल। सेक्शन 5.1 से याद कीजिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल को रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया जा सकता है। The contour integral over C of f of z d z equals the contour integral over C of open parenthesis u dx minus v dy close parenthesis plus I times the contour integral over C of open parenthesis v dx plus u dy close parenthesis। यहाँ u of x, y और v of x, y, f of z equal to u plus iv के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। स्टेप 2. रिकॉल ग्रीन्स थ्योरम इन 2D। ग्रीन्स थ्योरम हमें बाउंड्री कर्व सीके के चारों ओर बने क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को एनक्लोज्ड 2D सरफेस रीजन R पर डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने की परमिशन देता है। द कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ ओपन पैरेंथेसिस P px dx प्लस q dy क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स डबल इंटीग्रल ओवर R ऑफ ओपन पैरेंथेसिस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू x माइनस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y क्लोज पैरेंथेसिस dx dy। चलिए अपने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पर अलग अलग ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3. ट्रांसफॉर्म द रियल पार्ट। रियल इंटीग्रल के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर C ऑफ u dx माइनस v dy में सेट करिए p इक्वल टू u, q इक्वल टू माइनस v। अप्लाइंग ग्रीन्स थ्योरम। द कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ ओपन पैरेंथेसिस u dx माइनस v y close parenthesis equals the double integral over R of open parenthesis the partial derivative of negative v with respect to x minus the partial derivative of u with respect to y close parenthesis dx dy equals double integral over R of open parenthesis negative partial derivative of v with respect to x minus the partial derivative of u with respect to y close parenthesis dx dy। अब किसी एनालिटिक फंक्शन के लिए सेकंड कॉशी रीमैन इक्वेशन को याद कीजिए। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इसे डायरेक्टली इंटीग्रेंड में सब्स्टिट्यूट करें। नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x क्लोज्ड पैरेंथेसिस इक्वल्स नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v with respect to x plus the partial derivative of v with respect to x equals 0। Therefore रीजन R पर डबल इंटीग्रल इवेल्युएट होकर 0 हो जाता है। द कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ ओपन पैरेंथेसिस u dx x माइनस vy क्लोज्ड पैरेंथेसिस इक्वल्स डबल इंटीग्रल ओवर R ऑफ 0 dx dy इक्वल्स 0। स्टेप 4. इमेजिनरी पार्ट को ट्रांसफॉर्म करें C के ऊपर v d x प्लस u dy के इमेजिनरी इंटीग्रल के लिए सेट करें p इक्वल टू v q इक्वल टू u। ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हुए द कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ ओपन पैरेंथेसिस v dx प्लस u dy क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स द डबल इंटीग्रल ओवर R ऑफ ओपन पैरेंथेसिस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y क्लोज पैरेंथेसिस dx dy। अब एक एनालिटिक फंक्शन के लिए पहली कॉशी रीमान इक्वेशन को रिकॉल करें। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x equals the partial derivative of v with respect to y। इसे डायरेक्टली इंटीग्रेंड में सब्स्टिट्यूट करें। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v with respect to y minus the partial derivative of v with respect to y equals 0। Therefore रीजन R पर इमेजिनरी डबल इंटीग्रल भी इवेल्युएट होकर 0 हो जाता है। द कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ ओपन पैरेंथेसिस v dx प्लस u dy क्लोज्ड पैरेंथेसिस इक्वल्स द डबल इंटीग्रल ओवर R ऑफ 0 dx dy इक्वल्स 0। स्टेप 5. पुटिंग इट ऑल टुगेदर हमारे रियल और इमेजिनरी रिजल्ट्स को कंबाइन करते हुए द कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ f ऑफ z d z इक्वल्स 0 प्लस I टाइम्स 0 इक्वल्स 0। QED यह डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है। कॉशी रीमान इक्वेशंस प्रिसाइसली वही कंडीशन हैं जो डिफरेंशियल फील्ड को एक साथ 2 डायमेंशंस में कंजर्वेटिव बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं। 4 कंक्रीट वर्कड एग्जाम्पल्स। चलिए इस थ्योरी को कंक्रीट कैलकुलेशंस से समझते हैं।
हम दो कंट्रास्टिंग सिनेरियोज को एग्जामिन करेंगे, एक जहां कॉशीज थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई होती है और एक जहां इंटरनल सिंगुलैरिटी थ्योरम को इनवैलिडेट कर देती है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 1, एक क्लोज्ड सर्कल पर एंटायर फंक्शन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए। I इक्वल्स द कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ E to the Z dz, जहां C यूनिट सर्कल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू 1 है, जिसे काउंटर क्लॉकवाइज ट्रैवर्स किया गया है। कॉम्प्लेक्स प्लेन पर यूनिट सर्कल दिखाता हुआ डायग्राम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z इक्वल्स 1, जिसमें रियल एक्सिस x -1 से 1 तक और इमेजिनरी एक्सिस y -1 से 1 तक है। इंटीग्रैंड f ऑफ z इक्वल्स E to Z। मेथड ए, कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम का यूज करके द फास्ट वे, इंटीग्रैंड को एनालाइज कीजिए। f ऑफ z इक्वल टू E to the Z, एनालिटिसिटी चेक कीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन E to the Z एक एंटायर फंक्शन है। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन C में हर जगह एनालिटिक है। इसमें कोई पोल्स नहीं है, कोई डिनोमिनेटर्स नहीं है जो जीरो हो सकें और कोई ब्रांच कट्स नहीं है। कंटूर को इंस्पेक्ट कीजिए। C एक सिंपल क्लोज्ड सर्कल है। C से एनक्लोज्ड रीजन सिंपली कनेक्टेड है। थ्योरम अप्लाई कीजिए। कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग, चूंकि f ऑफ z इक्वल टू E to the Z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 1 पर और उसके अंदर एनालिटिक है, द कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ E to the Z dz इक्वल्स 0। सेक्शन ब्रेक। मेथड बी, एक्सप्लिसिट पैरामीटराइजेशन के थ्रू वेरिफिकेशन द लॉन्ग वे। चलिए इस रिजल्ट को मैनुअली डबल चेक करते हैं ताकि यह प्रूव हो सके कि पैरामीटराइजेशन मैथ्स थ्योरम को कंफर्म करता है। यूनिट सर्कल को पैरामीटराइज कीजिए। z ऑफ थीटा इक्वल टू E to the I थीटा इक्वल टू कोसाइन थीटा psi साइन थीटा फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। डिफरेंशियल dz इक्वल टू I E to the I थीटा d थीटा। इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कीजिए। I इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ E to द पावर ऑफ E to the I थीटा टाइम्स I E to the I थीटा d थीटा। ध्यान दीजिए कि चेन रूल से इंटीग्रैंड E to the पावर E to the I थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2 थीटा ऑफ E to the पावर ऑफ E the I थीटा इक्वल्स E to the पावर ऑफ E to the I थीटा टाइम्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ E to the I थीटा इक्वल्स E to the पावर ऑफ E to the I थीटा टाइम्स I E to the I थीटा। डेफिनेट इंटीग्रल को 0 से 2 पाई तक इवेल्युएट करते हुए I इक्वल्स E to the पावर ऑफ E to the I थीटा इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 2 I इक्वल्स E to the पावर ऑफ E to the I 2 पाई माइनस E to the पावर ऑफ E to the I 0। चूंकि E to the I 2 पाई इक्वल टू 1 और E to the I 0 इक्वल टू 1 है, I इक्वल्स E to the पावर ऑफ 1 माइनस E to the पावर ऑफ 1 इक्वल्स 0। दोनों मेथड परफेक्टली मैच करते हैं। हालांकि मेथड ए में 5 सेकंड लगे, जबकि मेथड बी में नेस्टेड एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इवेल्युएट करना पड़ा। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 2, द काउंटर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ अ सिंगुलैरिटी। अब चलिए देखते हैं क्या होता है जब इंटीग्रैंड में लूप के अंदर सिंगुलैरिटी होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए। I इक्वल्स द कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ 1 ओवर Z dz, जहां C यूनिट सर्किल है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z इक्वल्स 1 काउंटर क्लॉकवाइज ट्रैवर्स्ड। डायग्राम इमेजिनरी y एक्सिस और रियल x एक्सिस शो कर रहा है। Z की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1 के साथ यूनिट सर्कल और Z इक्वल टू 0 पर एक सिंगुलैरिटी। स्टेप 1, चेक एनालिटिसिटी। फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स 1 ओवर z है। f ऑफ z नॉन एनालिटिक कहाँ है? z इक्वल्स 0 पर, जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, एक सिंपल पोल। z इक्वल्स 0 कहाँ लोकेटेड है? ये डायरेक्टली हमारे कंटूर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स 1 के अंदर बैठता है। क्योंकि f ऑफ z C के अंदर एक पॉइंट पर एनालिटिक नहीं हो पाता, कॉशी का इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई नहीं होता। हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि इंटीग्रल 0 है। स्टेप 2, एक्सप्लिसिट कंप्यूटेशन वाया पैरामीटराइजेशन। चलिए इस इंटीग्रल की ट्रू वैल्यू कंप्यूट करते हैं। पैरामीटराइजेशन z ऑफ थीटा इक्वल्स E to the I थीटा, जहां 0 इज लेस और इक्वल टू 2 थीटा लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। डिफरेंशियल dz इक्वल्स I E to the I थीटा d थीटा। इंटीग्रल में z ऑफ थीटा और dz सब्स्टिट्यूट कीजिए। द कंटूर इंटीग्रल ओवर C ऑफ 1 ओवर z equals then integral from 0 to 2 pi of 1 over e to the I theta times I e to the I theta d theta। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर e to the I theta कैंसिल कीजिए। द कंटूर इंटीग्रल ओवर C of 1 over z
equals the integral from 0 to 2 pi of I theta equals I times the integral from 0 to 2 pi of d theta equals I times theta evaluated from 0 to pi equals 2 pi I. The contour integral along the path where the magnitude of z equals 1 over jd z equals 2 pi I which is not equal to 0. इससे 2 pi I क्यों मिला? z equals 0 पर सिंगुलैरिटी की प्रेजेंस ने कंटूर के अंदर एक टोपोलॉजिकल होल क्रिएट कर दिया। जैसे ही पाथ इस सिंगुलर पॉइंट के चारों तरफ रैप हुआ, इसने 2 पाई आई का टोटल कॉम्प्लेक्स फेज एक्यूमुलेट कर लिया। यह स्पेसिफिक वैल्यू 2 पाई आई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कांस्टेंट्स में से एक है। यह कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करके इंटरनल सिंगुलरिटीज वाले इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करने के लिए बेसलाइन बनाता है, जिसे हम सेक्शन 5.3 में कवर करेंगे। 5. प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कंटूर्स। कॉशी का इंटीग्रल थ्योरम सीधे एक सुविधाजनक जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरफ ले जाता है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ कंटूर डिफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए आपके पास एक क्लोज्ड पाथ C1 है जो किसी सिंगुलैरिटी या सिंगुलैरिटीज के ग्रुप को घेरे हुए है। अगर आप डिफॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान बिना किसी सिंगुलर पॉइंट को क्रॉस किए C1 को एक क्लोज्ड पाथ C2 में डिफॉर्म, स्ट्रेच या बेंड करते हैं, तो इंटीग्रल की वैल्यू पूरी तरह से अनचेंज्ड रहती है। डायग्राम इमेजिनरी एक्सिस y और रियल एक्सिस x वाले कॉम्प्लेक्स प्लेन को दिखाता है। कंटूर C2 कंटूर C1 को एनक्लोज करता है, जिसमें z0 पर एक सिंगुलैरिटी है। आइडेंटिटी C1 पर f ऑफ jdz का कंटूर इंटीग्रल C2 पर f ऑफ jdz के कंटूर इंटीग्रल के इक्वल्स है। कंटूर डिफॉर्मेशन यूजफुल क्यों है? अगर आपसे किसी इरेगुलर मैथमेटिकली कठिन बाउंड्री जैसे कोई टेढ़ा मेढ़ा पॉलीगॉन या एलिप्स के अलोंग एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए कहा जाता है, तो आप पाथ को मॉर्फ करते समय बिना किसी सिंगुलर पॉइंट को क्रॉस किए उस कॉम्प्लेक्स बाउंड्री को सिंगुलैरिटी पर सेंट एक सिंपल सर्कल से रिप्लेस कर सकते हैं। 6. प्रो टिप और हाई यील्ड गेट हैक्स। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पीड और प्रिसीजन ही सब कुछ है। जब भी आपका सामना C पर f ऑफ z dz के क्लोज्ड लूप इंटीग्रल से हो, तो इस डिसीजन मैट्रिक्स को फॉलो करें। स्टेप 1, सिंगुलैरिटीज को आइडेंटिफाई करिए। ढूंढिए कि डिनोमिनेटर कहां पर 0 के इक्वल होता है या f ऑफ z एनालिटिक होने में फेल होता है। इन पॉइंट्स को z के कहिए। स्टेप 2, कंटूर बाउंड्री चेक करिए। दिए गए क्लोज्ड कंटूर C के रिलेटिव सिंगुलर पॉइंट्स z के को प्लॉट करिए। अगर सारी सिंगुलैरिटीज कंटूर C के बाहर हैं, तो कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई होता है। आंसर तुरंत 0 है। अगर कम से कम एक सिंगुलैरिटी कंटूर C के अंदर है, तो कॉशीज थ्योरम फेल हो जाता है। आपको कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला या रेजिड्यू थ्योरम यूज करना होगा, जो सेक्शन 5.3 में कवर किया गया है। गेट स्पीड एग्जांपल्स। एग्जांपल ए, C के ऊपर साइन ऑफ z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 25d के इंटीग्रल को इवेल्युएट कीजिए, जहां C सर्कल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 2 है। स्टेप 1, f ऑफ z इक्वल टू साइन ऑफ z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 25 की सिंगुलैरिटीज फाइंड कीजिए। डिनोमिनेटर को 0 सेट करें। z स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0, जिसका मतलब है z इक्वल टू प्लस या माइनस 5i। स्टेप 2, कंटूर C एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 2 के रिलेटिव लोकेशन चेक करें। ओरिजिन से सिंगुलैरिटीज की डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्लस या माइनस 5i इक्वल टू 5 है। चूंकि 5 2 से बड़ा है, इसलिए दोनों सिंगुलर पॉइंट्स रेडियस 2 के सर्कल के पूरी तरह बाहर लाई करते हैं। कंक्लूजन, f ऑफ z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 2 के अंदर हर जगह एनालिटिक है। कॉशी के इंटीग्रल थ्योरम से इंटीग्रल इक्वल्स 0 टाइम टेकन 5 सेकंड्स। एग्जाम्पल बी, C के ऊपर e टू द z डिवाइड बाय z माइनस 3dz के इंटीग्रल को इवेल्युएट कीजिए, जहां C सर्कल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 1 है। स्टेप 1, f ऑफ z इक्वल टू e टू z डिवाइडेड बाय z माइनस 3 की सिंगुलैरिटी फाइंड करें। z इक्वल टू 3 पर सिंगुलैरिटी। स्टेप 2, कंटूर C के रिलेटिव लोकेशन चेक करें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 1। C एक सर्कल है जिसका सेंटर z इक्वल टू 1 पर है और रेडियस r इक्वल टू 1 है। सेंटर z इक्वल टू 1 से सिंगुलैरिटी z इक्वल टू 3 तक की डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 है। चूंकि 2 1 से ग्रेटर है, पॉइंट z इक्वल टू 3 कंटूर C के बाहर लाई करता है। कंक्लूजन, इंटीग्रैंड C के अंदर और उस पर एनालिटिक है। कॉशीज थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रल इक्वल्स 0।
सेक्शन ब्रेक 7 सेल्फ चेक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इन टारगेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ अपनी मास्टरी टेस्ट करें। स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग के साथ कंप्लीट सॉल्यूशंस नीचे दिए गए हैं। प्रॉब्लम 1 क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को इवैल्यूएट करें। द कंटूर इंटीग्रल ओवर सी ऑफ द फ्रैक्शन जेड क्यूब्ड माइनस कोसाइन ऑफ जेड ओवर जेड प्लस 4i डी जेड। जहां सी एक स्क्वायर कंटूर है जिसके वर्टिक्स जेड इक्वल टू प्लस और माइनस आई पर हैं, जो काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेड है। सेक्शन ब्रेक प्रॉब्लम 2 क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को इवैल्यूएट करें। द कंटूर इंटीग्रल ओवर सी ऑफ द क्वांटिटी जेड स्क्वायर्ड प्लस 1 ओवर जेड माइनस द क्वांटिटी 2 प्लस 2i डी जेड। जहां सी ओरिजिन पर सेंटर्ड यूनिट सर्कल है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 1। सेक्शन ब्रेक द कंटूर इंटीग्रल ओवर सी ऑफ जेड कंजुगेट स्क्वायर डी जेड। प्रॉब्लम 3 डिटरमिन करें कि क्या कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम इस इंटीग्रल पर अप्लाई होती है। क्लोज्ड कंटूर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 1 के अलोंग अपने आंसर को कंफर्म करने के लिए इंटीग्रल को इवैल्यूएट करें। सेक्शन ब्रेक आंसर्स और डिटेल्ड सॉल्यूशन हाइलाइट्स। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम 1 सिंगुलैरिटीज आइडेंटिफाई करें। डिनोमिनेटर जेड प्लस 4i है, इसलिए जे इक्वल टू माइनस 4i पर एक सिंगुलैरिटी है। कंटूर सी को एग्जामिन करें। स्क्वायर के वर्टिक्स 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 पर हैं। रीजन माइनस इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और -1 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 1 तक स्पैन करता है। सिंगुलैरिटी लोकेट करें। सिंगुलर पॉइंट जेड इक्वल टू -4i रियल प्लेन में 0 -4 को करस्पॉन्ड करता है। कंपेयर करें। पॉइंट 0 -4 स्क्वायर बाउंड्स के काफी बाहर है क्योंकि y इक्वल टू -4 y इक्वल टू -1 से काफी नीचे है। रिजल्ट इंटीग्रेंड स्क्वायर सी के अंदर और उस पर जगह एनालिटिक है। कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग द कंटूर इंटीग्रल ओवर सी ऑफ द फ्रैक्शन जेड क्यूब्ड माइनस कोसाइन ऑफ जेड ओवर जेड प्लस 4i डी जेड इक्वल्स 0। सेक्शन ब्रेक प्रॉब्लम 2 का सॉल्यूशन। इंटीग्रेंड को ब्रेक डाउन करें। एफ ऑफ जेड इक्वल्स जेड स्क्वेयर्ड प्लस 1 ओवर जेड माइनस क्वांटिटी 2 प्लस 2i। टर्म जेड स्क्वेयर्ड हर जगह एनालिटिक है। रैशनल टर्म की जेड 0 इक्वल्स 2 प्लस 2i पर एक सिंगुलैरिटी है। कॉन्टूर सी को एग्जामिन करें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स 1 ओरिजिन पर सेंटर्ड सर्किल जिसका रेडियस r इक्वल्स 1 है। सिंगुलैरिटी लोकेट करें। ओरिजिन से जेड 0 इक्वल्स 2 प्लस 2i की डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड 0 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वेयर्ड प्लस 2 स्क्वेयर्ड इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 अप्रोक्सीमेटली 2.83 है। कंपेयर करें। चूंकि 2.83 1 से ग्रेटर देन है, इसलिए सिंगुलैरिटी यूनिट सर्किल के बाहर स्थित है। रिजल्ट एफ ऑफ जेड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स 1 पर और उसके अंदर एनालिटिक है। कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग द कंटूर इंटीग्रल ओवर सी ऑफ द क्वांटिटी जेड स्क्वायर्ड प्लस 1 ओवर जेड माइनस द क्वांटिटी 2 प्लस 2i डी जेड इक्वल्स 0। सेक्शन ब्रेक प्रॉब्लम 3 का सॉल्यूशन। इंटीग्रेंड को एनालाइज करें। एफ ऑफ ऑल जेड इक्वल्स जेड बार स्क्वेयर्ड इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस x माइनस आई वाई क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वेयर्ड माइनस y स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस माइनस i टाइम्स 2xy। एनालिटिसिटी चेक करें। जैसा कि चैप्टर 4 में एस्टेब्लिश किया गया था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार वाले फंक्शंस हर जगह नॉन एनालिटिक होते हैं क्योंकि वे कॉशी रीमान इक्वेशंस को फेल करते हैं। थ्योरम एप्लीकेबिलिटी चेक करें। क्योंकि f ऑफ z एनालिटिक नहीं है, कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई नहीं होती। हम बिना कंप्यूट किए ये क्लेम नहीं कर सकते कि इंटीग्रल 0 है। एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स 1 को पैरामीटराइज करें। z इक्वल्स e टू द i थीटा, जो इंप्लाइज करता है z बार इक्वल्स e टू द माइनस i थीटा डी जेड इक्वल्स i e टू द i थीटा डी थीटा 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए सब्सटीट्यूट करें। द कंटूर इंटीग्रल ओवर सी ऑफ जेड कंजुगेट स्क्वायर डी जेल्स the integral from 0 to 2 pi of e to the power of negative I theta squared times I e to the power of I theta d theta, which equals I times the integral from 0 to 2 pi of e to the power of negative 2I theta times e to the power of I theta d theta, which equals I times the integral from 0 to 2 pi of e to the power of negative I theta d theta। इंटीग्रेट करें।
I times e to the power of negative I theta over negative I evaluated from 0 to 2 equals negative e to the power of negative I theta evaluated from 0 to 2 pi, which equals negative open parenthesis e to the power of negative I 2 pi my 2 I minus e to the power of 0 close parenthesis, which equals negative open parenthesis 1 minus 1 close parenthesis, which equals 0. टेक अवे, भले ही इस स्पेसिफिक केस में फाइनल आंसर इवेलुएट होकर 0 आया हो, लेकिन कॉशीज थ्योरम का यूज इसे पहले से प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि एनालिटिसिटी मिसिंग थी। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन 5.2 के लिए समरी चीट शीट। यह टेबल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में की कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और ऑपरेशनल मीनिंग्स को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम यह बताती है कि एफ ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड का क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रल 0 के बराबर होता है, जिसका मतलब है कि अगर एफ ऑफ जेड में क्लोज्ड कंटूर सी के अंदर कोई सिंगुलैरिटीज नहीं है तो लूप इंटीग्रल पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। एक सिंपली कनेक्टेड रीजन को बिना होल्स वाले रीजन के रूप में डिफाइन किया जाता है, जो किसी भी एनक्लोज्ड लूप को डोमेन से बाहर निकले बिना एक पॉइंट तक श्रिंक होने की अनुमति देता है। अगर कोई सिंगुलैरिटी लूप के बाहर स्थित है जहां एक पॉइंट z सब 0 जहां एफ ऑफ जेड सब 0 इन्फिनिटी को अप्रोच करता है कंटूर सी के बाहर स्थित है, तो इसका लूप इंटीग्रल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और इंटीग्रल 0 ही रहता है। इसके विपरीत अगर कोई सिंगुलैरिटी लूप के अंदर स्थित है तो कॉशीज थ्योरम फेल हो जाती है और इंटीग्रल आमतौर पर नॉन जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/z विद रिस्पेक्ट टू z का क्लोज्ड इंटीग्रल 2 पाई i के बराबर होता है। फाइनली कंटूर डिफॉर्मेशन यह दिखाता है कि कंटूर सी सब 1 पर एफ ऑफ जेड का इंटीग्रल कंटूर सी सब 2 के इंटीग्रल के बराबर होता है, जिसका मतलब है कि आप किसी भी सिंगुलर पॉइंट्स को क्रॉस किए बिना कंटूर को फ्रीली डिफॉर्म कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या आता है? कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम हमें इंटीग्रल्स को हैंडल करने का एक एफर्टलेस तरीका देती है जब सभी सिंगुलैरिटीज हमारे क्लोज्ड पाथ के बाहर सेफली होती हैं। लेकिन यह हमें अल्टीमेट इंजीनियरिंग चैलेंज पर लाता है। जब कोई सिंगुलैरिटी हमारे कॉन्टूर के अंदर होती है तब हम क्या करते हैं? जब कोई फंक्शन हमारे इंटीग्रेशन के पाथ के अंदर ब्लो अप होता है तो हम अपने आंसर के रूप में 0 नहीं लिख सकते। क्या इसका मतलब यह है कि हमें हर बार पेनफुल मैन्युअल पैरामीटराइजेशन पर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? फॉर्चुनेटली इसका जवाब नहीं है। 5.3 कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला इवेलुएटिंग इंटीग्रल्स विद इंटरनल सिंगुलैरिटीज पर पेज पलटें, जहां हम एक अमेजिंगली सिंपल फार्मूला अनलॉक करेंगे जो सर्जिकल प्रेसिजन के साथ इंटरनल सिंगुलैरिटीज को इवेलुएट करता है।